जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हेलो सीडीएस में। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पॉलिटी के सारे पीवाईक्यूज ऑफ द एग्जाम सीडीएस 2 2022। इससे पहले हमने 2023 दोनों सीडीएस के पीवाईक्यू के सारे पॉलिटी के क्वेश्चंस डिस्कस किए। मैं आपको ये एडवाइस करूंगा कि आप कभी भी अगर पॉलिटी पढ़ रहे हो, कोई भी अगर आपका टॉपिक होता है तो एक बार आप पीवाईक्यूज गो थ्रू कीजिए, सो दैट आपको एक आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके के क्वेश्चन फ्रेम होते हैं और आपको कितना डेप्थ में पढ़ना है। स्टार्ट करेंगे हम। पहला क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग एम.ए. अयंगर, जी.एस. डिलॉन, बलराम झाकर, पी.ए. संगमा एंड हाउ मेनी ऑफ देम वेर द स्पीकर ऑफ द लोकसभा। ओके, इनमें से कितनी पर्सनैलिटी हमारे लोकसभा के स्पीकर रह चुके हैं। ओके, सो बात करेंगे हम सबसे पहले जो ऑफिस है हमारा स्पीकर ऑफ लोकसभा का, ये ओरिजिनेट कहां से हुआ है। सो इट हैड बीन ओरिजिनेटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, जिसे हम पॉपुलरली किस नाम से जानते हैं? यस, मॉन्टैग चेम्सफोर्ड रिफॉर्म के नाम से जानते हैं। स्पीकर की कुछ इंपॉर्टेंट पावर डिस्कस करेंगे तो आपको पता होगा कि जो हमारा लोकसभा और राज्यसभा जब ये कॉमनली मीट होते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे जॉइंट सिटिंग कही जाती है। ठीक है, जॉइंट सिटिंग कहते हैं। और इसे चेयर कौन करता है? ठीक है, इसे चेयर कौन करेगा? क्योंकि जॉइंट सिटिंग है तो लोकसभा का स्पीकर भी रहेगा इसमें, एंड राज्यसभा का प्रिसाइडिंग ऑफिसर कौन होता है? ठीक है, सो ही इज द चेयरमैन, जो कि एट द एंड हमारे वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, राइट। तो इस केस में जॉइंट सिटिंग को चेयर करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे स्पीकर को दी गई है। ठीक है, सो स्पीकर विल चेयर द जॉइंट सिटिंग ऑफ बोथ द हाउसेस। अपार्ट फ्रॉम दैट, जब भी हमारे लोकसभा में मनी बिल प्रेजेंट होता है तो ये डिसाइड कौन करता है कि पर्टिकुलर बिल मनी बिल होगा या नहीं होगा? सो फाइनल डिसीजन किसका होता है? स्पीकर का होता है, उसके ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं उठा सकता है। थर्ड पॉइंट यू हैव टू रिमेंबर अबाउट स्पीकर ऑफ लोकसभा इज दैट कि बाय डिफॉल्ट मतलब ऑटोमेटिकली ये तीन कमिटीज के चेयरमैन होते हैं। ठीक है, कौन कौन सी तीन कमिटी है? फर्स्ट इट इज रूल्स कमिटी, सेकेंड इट इज बिजनेस एडवाइजरी कमिटी एंड थर्ड इट इज जनरल पर्पस कमिटी। सो दैट आर सम ऑफ द फैक्चुअल इंफॉर्मेशन यू मस्ट नो अबाउट द स्पीकर ऑफ द लोकसभा। आएंगे अब हम कि अब तक इंडिया में कितने लोकसभा के स्पीकर रह चुके हैं, जिसमें से जो हमारे फर्स्ट स्पीकर थे ऑफ द इंडिपेंडेंट इंडिया, कई बार पूछा जाता है, एफकेट एग्जाम में तो बहुत बार पूछा है। ओके, दैट हु वाज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया? सो ही वाज गणेश वासुदेव मावलंकर। देन एम.ए. अयंगर, सरदार हुकम सिंह, नीलम संजीवा रेड्डी, जी.एस. डिलॉन, बलिराम भगत, नीलम संजीवा रेड्डी, के.एस. हेडगे, बलराम झाकर, रवि रे, शिवराज पाटिल, पी.ए. संगमा, जी.एम.सी. बलयोगी, मनोहर जोशी, सोमनाथ चटर्जी, मीरा कुमार, सुमित्रा महाजन और जो हमारे करंट स्पीकर है मिस्टर ओम बिरला। ओके, सो आप देखोगे कि ये चारों पर्सनालिटी हमारे लोकसभा के स्पीकर रह चुके हैं। सो द करेक्ट आंसर वुड बी ऑल फोर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट पब्लिक अकाउंट कमिटी ऑफ द पार्लियामेंट इज नॉट करेक्ट। जिन्होंने भी 2023 के सीडीएस पीवाईक्यू एनालिसिस पॉलिटी का देखा है, उसे पता होगा कि जो कमिटी वाला टॉपिक है ये कितना इंपॉर्टेंट है। ओके, हर बार इसके ऊपर एक एक क्वेश्चन आता ही आता है, और इस बार है पब्लिक अकाउंट कमिटी के बारे में, राइट। सो हम जानेंगे सबसे पहले जो पब्लिक अकाउंट कमिटी है ये फर्स्ट टाइम सेटअप कब हुई थी। ओके, सो फर्स्ट टाइम ये सेटअप हुई थी इन द ईयर 1921। किस प्रोविजन के तहत? बाय द प्रोविजन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। यस, जिसे हम पॉपुलरली अगेन किस नाम से जानते हैं? मॉन्टैग चेम्सफोर्ड रिफॉर्म। ये वही रिफॉर्म है जिसके तहत हमारी स्पीकर की पोजीशन बनी थी, राइट। एंड आफ्टर दैट, अब ये जो कमेटी होती है पब्लिक अकाउंट कमेटी, करंटली एट प्रेजेंट इसमें 22 मेंबर्स होते हैं। ठीक है, 22 मेंबर होते हैं, जिसमें से जो 15 मेंबर होते हैं वो लोकसभा को बिलोंग करते हैं या लोकसभा से आते हैं, और जो 7 मेंबर होते हैं वो राज्यसभा से होते हैं। सो ओवरऑल बात आती है कि अब फिर इन्हें चेयर कौन करेगा? 22 मेंबर तो आ गए, अब चेयरमैनशिप किसको देनी है? सो ऑब्वियसली जो चेयरमैनशिप है वो इन 22 में से ही किसी एक को मिलेगी, और ये डिसाइड कौन करेगा कि चेयरमैन बनेगा कौन? सो वो चेयरमैन कौन बनेगा ये डिसाइड करते हैं हमारे स्पीकर। ठीक है, तो स्पीकर डिसाइड करेगा कि इनमें से अब चेयरमैन कौन बनने वाला है। एक इंपॉर्टेंट चीज और एक याद रखोगे अबाउट पब्लिक अकाउंट कमेटी, सिर्फ पब्लिक अकाउंट कमेटी ही नहीं, सारी कमिटीज के बारे में, कि जो भी हमारी पार्लियामेंट्री कमिटीज होते हैं इसमें मिनिस्टर्स आर नॉट अलाउड टू बिकम द मेंबर। फॉर एग्जांपल अगर हम रोड मिनिस्ट्री, फाइनेंस मिनिस्ट्री की बात करते हैं, निर्मला सीतारमन, देन नितिन गडकरी, सो ये लोग इन कमिटीज के मेंबर नहीं बन सकते हैं। ठीक है, सो मिनिस्टर्स आर नॉट अलाउड टू बिकम द मेंबर ऑफ सच कमिटी। देन
जो पब्लिक अकाउंट कमिटी, इसका काम क्या होता है, अगर आप यहाँ देखोगे तो पब्लिक अकाउंट मतलब जो भी पब्लिक का अकाउंट है, जो भी फाइनेंसेस है, इन सबका जो भी ऑडिट होगा इसे एग्जामिन करना। ओके, सो यही इसका काम होता है। देन अब हम रीड करेंगे स्टेटमेंट जो हमारे ऑप्शन है। इट एग्जामिन्स द फाइनेंस अकाउंट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सो यस, 15 member of the committee are elected by the Lok Sabha from amongst its member। yes, ये भी सही है, 15 member लोकसभा से आएंगे। The chairperson of the committee is elected by its member। ठीक है, जो चेयरपर्सन है क्या इसके मेंबर इलेक्ट करते हैं या स्पीकर डिसाइड करता है? ओके, सो ये स्पीकर डिसाइड करता है, हेंस ऑप्शन सी इज इनकरेक्ट। राइट, विल रीड आउट फोर्थ वन। आंसर तो वैसे हमें यही मिल गया, फोर्थ भी रीड करेंगे। इन केस अ मेंबर ऑफ एनी अदर कमिटी constituted by the government is selected to the public account committee, the speaker of the Lok Sabha decides whether he should continue to be member of the former committee or not। so it is also correct। इसका कहने का मतलब ये है, अब आपको पता है कि हमारी पार्लियामेंट्री कमिटीज बहुत सारी होती है, जैसे कि बिजनेस एडवाइजरी कमेटी देखा है हमने, रूल्स कमेटी देखा है, देन एस्टिमेट कमेटी होती है। तो लेट्स टेक कि अगर ये पर्सनैलिटी है, कोई ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है जो कि मिनिस्टर नहीं है, बट ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऑलरेडी बिजनेस एडवाइजरी कमेटी का मेंबर है और बाद में ये इलेक्ट हो जाता है पब्लिक अकाउंट कमेटी के लिए भी। ओके, सो ये डिसाइड कौन करेगा कि वेदर ये दोनों में रह सकता है या नहीं, या इसको एक में ही रहना पड़ेगा? तो अगेन ये डिसाइड करेगा हमारा स्पीकर। राइट, सो दिस वुड बी डिसाइडेड बाय स्पीकर। सो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा, जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है वो है सी। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, कंसीडर द फॉलोइंग पेयर ऑफ शेड्यूल एंड कंटेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ओके, सो हमें पता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में प्रेजेंटली वी हैव 12 शेड्यूल्स। ठीक है, हमारे पास 12 शेड्यूल्स है। ओके, अब ये 12 शेड्यूल्स किन किन सब्जेक्ट से डील करते हैं तो हम देखेंगे कैसे। पहले तो याद कर सकते हैं बाय दी नेमोनिक टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, जहां पे टी हमें क्या बताता है, टेरिटरीज एंड स्टेट्स। इंडिया के कितने स्टेट्स है, जो आप 28 स्टेट की लिस्ट है, ये एक टैबुलर डेटा में हमने लिखी गई है, और इसे टैबुलर डेटा वाले चीज को हम क्या कहते हैं, स्केड्यूल कहते हैं। ओके, देन इमोल्यूमेंट्स, मतलब जैसे प्रेसिडेंट है उसके इमोल्यूमेंट्स क्या होंगे कि वो राष्ट्रपति भवन में रहेगा, उसको सैलरी इतनी मिलेगी। सो ई इज फॉर इमोल्यूमेंट्स। अफर्मेशन एंड ओथ कौन दिलाएगा, जैसे कि अगर प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट को ओथ कौन दिलाएगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, इसे कौन ओथ दिलाएगा, गवर्नर है, इसे कौन ओथ दिलाएगा। ठीक है, तो ये सारा टैबुलर फॉर्मेट में जो भी हम डेटा रिप्रेजेंट करते हैं उसे हम आसान शब्दों में स्केड्यूल कह सकते हैं। ओके, देन दैट इज ए इज फॉर एफर्मेशन। फोर्थ शेड्यूल ये डिसाइड करता है कि राज्यसभा की सीट किस तरीके से एलोकेट होगी, किस स्टेट को कितनी राज्यसभा की सीट देनी है। एस इज फॉर स्केड्यूल्ड एरिया। ओ इज फॉर अदर ट्राइबल एरियाज विच आर नॉट इंक्लूडेड इन द फिफ्थ शेड्यूल। एफ इज फॉर फेडरल लिस्ट। ओ इज फॉर ऑफिशियल लैंग्वेजेस। एल मतलब लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड। डी मतलब डिफिक्शन। P इज फॉर पंचायत एंड M इज फॉर म्यूनिसिपैलिटीज। राइट, अब हम आएंगे हमारे ऑप्शंस पे। सो वी हैव फर्स्ट शेड्यूल। सो यहाँ पे लिखा गया है इट डील्स विद द फॉर्म्स ऑफ ओथ एंड एफर्मेशन। तो अगर आप देखोगे ओथ एफर्मेशन फर्स्ट से नहीं, ये थर्ड से डील करता है। ओके, सो फर्स्ट पेयर इज इनकरेक्ट। देन थर्ड शेड्यूल, एलोकेशन ऑफ सीट्स इन द काउंसिल ऑफ स्टेट्स। ठीक है, काउंसिल ऑफ स्टेट्स मतलब राज्यसभा। सो ये थर्ड नहीं होता है, ये तो हमारा फोर्थ शेड्यूल होता है। फिफ्थ शेड्यूल, provision related to the administration of scheduled area and tribal area, so that is fifth schedule. So yes, scheduled area and tribal area. Okay, so it is correct. Ninth schedule, provision related to the administration of tribal areas in certain state। तो आप देखो नाइन्थ शेड्यूल में वो क्या ट्राइबल एरिया के एडमिनिस्ट्रेशन से डील करता है क्या? नहीं, ये डील करता है लैंड रिफॉर्म से, हेंस इट इज ऑल्सो इनकरेक्ट। सो यहाँ पे जो करेक्टली पेयर्ड है, कितने पेयर करेक्टली मैच्ड है? सो इट इज ओनली वन पेयर, जो थर्ड है यही करेक्टली मैच्ड है, बाकी सब इनकरेक्टली मैच्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, बाय विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट was the article 21A, that is right to education, inserted into the constitution of India? किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत जो आर्टिकल 21A है ये हमारे फंडामेंटल राइट में इंसर्ट हुआ था या कॉन्स्टिट्यूशन में इंसर्ट हुआ था? काइंड ऑफ फैक्चुअल क्वेश्चन है, आप सभी को ये याद रहना चाहिए। सो बाय द 86th अमेंडमेंट एक्ट इन द ईयर 2002 में हमने आर्टिकल 21A को हमारे फंडामेंटल राइट जो कि पार्ट 3 से डील करता है, इसमें हमने ऐड किया था, एंड अल्टीमेटली ये बन चुका है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट। क्या कहता है ये राइट टू एजुकेशन? सो आर्टिकल 21A ये कहता है कि जो भी बच्चा 6 से 14 साल का है
ये हमारा, ये उसका फंडामेंटल राइट है कि उसे एलिमेंट्री एजुकेशन मिलना चाहिए, ठीक है, टू गेट दी एलिमेंट्री एजुकेशन, राइट। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है, ठीक है, क्योंकि जो एजुकेशन से रिलेटेड है ना, एजुकेशन से रिलेटेड प्रोविजन हमारे फंडामेंटल राइट में भी है, देन डीपीएसपी में भी है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, एंड आफ्टर फंडामेंटल ड्यूटी में भी है, ठीक है। छोटा सा डिफरेंस है इन तीनों में जो कि आप समझोगे यहाँ पे। सो आर्टिकल 21A विच डील्स विथ राइट टू एजुकेशन, अब ये किन बच्चों के एजुकेशन की बात करता है, जो 6 से 14 साल के बीच के हैं, ओके। कब इंसर्ट हुआ था? 86th अमेंडमेंट एक्ट 2002 में। क्या इसका एम था? द एम वॉज टू अचीव एजुकेशन फॉर ऑल, ठीक है, एजुकेशन फॉर ऑल, ये इसका एम था, राइट। वैसे ही डीपीएसपी में हमारे पास एक आर्टिकल है, आर्टिकल 45, ये भी बात करता है बच्चों के एजुकेशन के लिए, लेकिन ओनली अप टू द एज ऑफ 6 ईयर, नॉट डायरेक्टली एजुकेशन बट बाय द वे ऑफ अर्ली चाइल्डहुड केयर, ठीक है। अर्ली चाइल्डहुड केयर हमें प्रोवाइड करनी है फॉर दोस चिल्ड्रंस हु आर बिलो 6 ईयर्स ऑफ एज, ठीक है, 6 साल से कम जो है उनको हमें अर्ली चाइल्डहुड केयर प्रोवाइड करना है। बट ये तो डीपीएसपी है, ये तो कंपलसरी नहीं होता है ना। इनकेस अगर कोई स्टेट गवर्नमेंट ये चीज़ नहीं कर रही है तो हम सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में तो नहीं जा सकते, ओके। बट हाँ, लेकिन अगर स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, किस तरह से कर सकती है, आपने देखा होगा कि बहुत सारे गांव, ग्रामीण एरिया में आंगनवाड़ीज होते हैं, ठीक है, जहाँ पे क्या दिया जाता है, अर्ली चाइल्डहुड केयर ही की जाती है छोटे छोटे बच्चों की। देन फंडामेंटल राइट में भी इसका मेंशन है, एजुकेशन का मेंशन है, जो कि किन से डील करता है, क्या कहता है ये कि इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन, ये हर एक सिटीजन की जिम्मेदारी होनी चाहिए, आइदर पेरेंट्स की जिम्मेदारी ले लो या गार्जियन की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, ड्यूटी होनी चाहिए कि वो हर 6 से 14 साल के बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड करें, ठीक है। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि 21A जो है ये 6 से 14 की बात करता है, और जो हमारा फंडामेंटल ड्यूटी भी है ये 6 से 14 वाले बच्चों की बात करता है, ओके। वेयर जो डीपीएसपी है ये क्या कहता है, अप टू 6 ईयर, वो भी अर्ली चाइल्डहुड केयर। तो ये चीज़ आपको समझनी है। अब देखो इसी के ऊपर सेम क्वेश्चन था हमारा और एक, ओके, सेम एग्जाम में, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, अंडर आर्टिकल 21A of the Constitution of India, the state shall provide free and compulsory education to all children up to the age of 11 years. 11 years होना चाहिए क्या, किसकी बात कर रहे हैं हम, 21A की, so it should be 6 to 14 year. अगर मैं बात करता हूँ 45 की, तो ये कितना होगा, कैसे आप याद रख सकते हो, 4, 5, 6 ईयर तक, जो कि डीपीएसपी है, अर्ली चाइल्डहुड केयर की बात करता है। देन अगर फंडामेंटल राइट में देखते हैं तो उसमें भी कितना है, 6 to 14 ईयर, राइट। सो ये स्टेटमेंट तो हमारा गलत है, हमें आइडेंटिफाई करना है कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। एवरी रिलीजियस डिनोमिनेशन हैज गॉट एब्सोल्यूट पावर, ठीक है, जो छोटे छोटे वर्ड होते हैं ना पॉलिटी में, इनका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है। अंडर आर्टिकल 26 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया टू मैनेज इट्स ओन अफेयर इन मैटर ऑफ रिलीजियन, ओके। राइट टू रिलीजियन जो कि हमारा एक फंडामेंटल राइट है, ओके, एंड आर्टिकल 25, 26, 27, 28 राइट टू रिलीजन से ही डील करते हैं, ओके। जिसमें आर्टिकल नंबर 26 क्या कहता है कि हर एक रिलीजियस इंस्टीट्यूशन के पास ये हक होता है कि वो अपने अकॉर्डिंगली अपने रिलीजियस अफेयर्स मैनेज करे, है ना, ये बात तो सही है। लेकिन ये मनचाहा मैनेजमेंट नहीं होगा, विथ सम रेस्ट्रिक्शंस। एब्सोल्यूट पावर मतलब क्या होता है कि वो थोड़ा आई मीन फ्लेक्सिबल नहीं है, बहुत ही ज़्यादा रिजिड है, तो ऐसा तो कोई चीज़ नहीं है, एब्सोल्यूट हमारे इसमें नहीं है। इनफैक्ट फंडामेंटल राइट के बारे में हम एक फीचर पढ़ते हैं कि आर फंडामेंटल राइट आर नॉट एब्सोल्यूट, ओके, इट इज सब्जेक्ट टू रेस्ट्रिक्शंस, ठीक है, कुछ ना कुछ हम रेस्ट्रिक्शंस ला सकते हैं, ओके। सो ये जो स्टेटमेंट होगा अगेन इट इज इनकरेक्ट, ये भी इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट हम देखते हैं, ओनली रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी फाइंड मेंशन इन आर्टिकल 30 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया in reference to the right to establish educational institution of their choice. So yes, आर्टिकल 30 जो कि बात करता है कि जो भी माइनॉरिटीज हैं, एंड स्पेशली कौन सी माइनॉरिटीज, ओनली रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज, ये दो माइनॉरिटी के, ये दो माइनॉरिटी, इसके अलावा कोई माइनॉरिटी की आर्टिकल 30 बात नहीं करता है। और जो भी माइनॉरिटीज होगा, वेदर रिलीजियस और लिंग्विस्टिक, दे हैव ऑल द राइट टू इस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशन ऑफ देयर ओन चॉइस। सो हेंस दिस इज द ओनली करेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है। जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं वो आपको पूरे मगअप होने चाहिए, राइट। देन डी,
पार्लियामेंट कैन नॉट empower even by the law any court other than Supreme Court of India and the power to issue writs within local limits of its jurisdiction। अब ये कहता है, अभी हमें पता है ना कि जो हमारे कोर्ट्स है, स्पेशली सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, इनके पास पावर है कौन सी? रिट इशूइंग पावर। सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32 रिट इशू कर सकता है, हाई कोर्ट अंडर आर्टिकल 226 रिट इशू कर सकता है। ओके, सो अब क्या पार्लियामेंट किसी और कोर्ट को ये जिम्मेदारी नहीं दे सकती है क्या? सो पार्लियामेंट ये जिम्मेदारी बिल्कुल अदर कोर्ट्स को भी दे सकती है। हेंस ये भी हमारा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कैन नॉट लिखा है, बट इन रियलिटी पार्लियामेंट कैन एम्पावर, राइट। सो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा हमारा? सी वुड बी दी करेक्ट आंसर। ओके, जो हमारे रिमेनिंग ए, बी एंड डी है वो इनकरेक्ट है। नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज द प्रेसिडेंट्स रूल, ठीक है, प्रेसिडेंट्स रूल हैज बीन इम्पोज्ड मोस्ट नंबर ऑफ टाइम, ठीक है, कौन से स्टेट में सबसे ज्यादा नंबर ऑफ टाइम प्रेसिडेंट रूल इंपोज हुआ है? ओके, सो प्रेसिडेंट रूल है, मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं इमरजेंसी प्रोविजन की, ठीक है, इमरजेंसी प्रोविजन की। कौन सा चैप्टर डील करता है इसके साथ? सो चैप्टर 18, और हम इसे पार्ट 18 भी कहते हैं, जो कि है हमारे आर्टिकल 352 से लेके तो 360 तक, ये इमरजेंसी के बारे में बात करते हैं। तो आपको पता होगा कि इंडिया में हमें 3 तरीके की इमरजेंसी प्रोक्लेम की जा सकती है, जिसमें एक जो बहुत कॉमनली हम सभी को पता है, दैट इज नेशनल इमरजेंसी। बट आपको एक चीज याद रखनी है, ठीक है, कि नेशनल इमरजेंसी ऐसा कोई भी शब्द हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं नहीं लिखा है, ये बस हम कॉमनली जानते हैं, ये चीज आप नोट करोगे। ओके, कब डिक्लेयर की जाती है ये, किस किस बेसिस पे? ड्यू टू वॉर या एक्सटर्नल एग्रेशन, ठीक है, वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन और आर्म रेबेलियन, ठीक है, आर्म रेबेलियन। इन रीजंस के तहत हम नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकते हैं, बट नेशनल इमरजेंसी एज सच कोई वर्ड हमने यूज नहीं किया है। तो हमने यूज क्या किया है इसके लिए? हम कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन क्या है इसके लिए? हम कहते हैं प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी, ठीक है, प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी, ये वर्ड इंप्लॉय किया गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंगली। ओके, किस आर्टिकल से डील करता है ये? आर्टिकल 352 डील्स विद द नेशनल इमरजेंसी और द प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी। अगला आता है हमारा आर्टिकल 356, जिसे हम पॉपुलरली किस नाम से जानते हैं? यही है हमारा प्रेसिडेंट्स रूल, जिसे हम स्टेट इमरजेंसी भी कहते हैं, स्टेट इमरजेंसी, ठीक है, इसे ही हम कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी भी कहते हैं, ठीक है, इसे ही हम कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी भी कहते हैं। ओके, अगेन और एक चीज याद रखोगे कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है, प्रेसिडेंट्स रूल के लिए इमरजेंसी ऐसा कोई भी शब्द यूज नहीं हुआ है, राइट। एंड लास्टली, बाय द अंडर आर्टिकल 360 वी हैव वन मोर काइंड ऑफ इमरजेंसी, जो कि अभी तक इंडिया में आज तक इसकी नौबत नहीं आई है, दैट इज फाइनेंशियल इमरजेंसी। कब प्रोक्लेम की जा सकती है? ड्यू टू थ्रेट टू फाइनेंशियल सिस्टम और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी अगर हैम्पर होती है, तब हम फाइनेंशियल इमरजेंसी प्रोक्लेम कर सकते हैं। एज सच अभी तक कोई भी फाइनेंशियल इमरजेंसी इंडिया में प्रोक्लेम नहीं हुई है। ओके, सब क्वेश्चन पे आते हैं। बिहार में अभी तक कितने बार प्रेसिडेंट्स रूल प्रोक्लेम हुआ है? सो 8 टाइम। कर्नाटका में इट इज़ फॉर 6 टाइम, मणिपुर में 10 टाइम एंड इन पंजाब इट इज़ ऑल्सो 8 टाइम। सो यहाँ पे सबसे ज़्यादा कहाँ पे इम्पोज्ड है? मणिपुर में। ओके, सो मणिपुर वुड बी दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द इलेक्टोरल सिस्टम टू इलेक्ट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? ठीक है, तो वैसे तो इसका करेक्ट आंसर बी होगा, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, दैट इज प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन एंड सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। इसके तहत हम हमारे प्रेसिडेंट को इलेक्ट करते हैं। ठीक है, हम मतलब कौन इलेक्ट करता है? आपको याद रखना है, ओनली इलेक्टेड एमपी और एमएलए। ठीक है, प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कौन कौन पार्टिसिपेट करता है? इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या तो इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। लेजिस्लेटिव असेंबली कहाँ कहाँ पे होती है? एक तो स्टेट्स में हो सकती है या तो यूनियन टेरिटरी में होती है। अगर यूनियन टेरिटरी में है तो वो लोग भी पार्टिसिपेट करोगे। इतना आपको 4-5 पॉइंट लिखने की जरूरत नहीं है, बस आपको अगर इतना पॉइंट याद है, इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड लेजिस्लेटिव असेंबली, सो ओनली दिस पीपल पार्टिसिपेट्स इन दी प्रेसिडेंशियल इलेक्शन।
नेक्स्ट क्वेश्चन भी है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट मनी बिल इज इनकरेक्ट। मनी बिल के बारे में पूछा है। अब देखो, मनी बिल से मुझे याद आता है कि कोई भी बिल को फाइनली कौन डिसाइड करता है कि वो मनी बिल होगा या नहीं होगा। ओके, अगेन स्पीकर। तो अगर आप देखोगे ना तो 4-5 क्वेश्चन तो स्पीकर के आसपास ही रिवॉल्व कर रहे हैं या स्पीकर का कुछ ना कुछ इंटरलिंकेज है। जानेंगे हम मनी बिल के बारे में। सो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल नंबर 110 डील करता है मनी बिल से। ओके, जैसे कि अगर से हमें कुछ भी गवर्नमेंट को, बीइंग अ मेंबर ऑफ गवर्नमेंट, कुछ भी अगर मुझे टैक्सेशन से अल्टरेशन करना है, टैक्स को ख़त्म करना है या बढ़ाना है या रेगुलेट करना है, मुझे अगर कुछ पैसे विड्रॉ करने हैं कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से, या इमरजेंसी एक्सपेंडिचर करना है कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया से, राइट, या मुझे और दूसरे कामों के लिए अगर गवर्नमेंट से पैसे विड्रॉ करने हैं, ठीक है, बिकॉज बजट के टाइम पे क्या होता है, बजट के टाइम पे पार्लियामेंट से परमिशन ही तो ली जाती है कि यार हमें गवर्नमेंट से इतना पैसा चाहिए, ठीक है, जो गवर्नमेंट का खजाना है, पैसों का ट्रेजर है, उससे हमें इतना पैसा चाहिए। तो जो भी इससे डील आता है, ठीक है, टैक्सेशन से रिलेटेड, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से रिलेटेड, ओके, ये सब कुछ क्या डिक्लेयर किया जाएगा, सब कुछ डिक्लेयर किया जाएगा एज अ मनी बिल। तो फिर मनी बिल में क्या नहीं आएगा, ठीक है, जो भी हम फीस पे करते हैं, पेनल्टी पे करते हैं, ठीक है, स्टैंप ड्यूटी देते हैं, ठीक है, आप जब लाइसेंस बनाने जाते हो, ठीक है, लाइसेंस बनाते हो तो आप कुछ फ़ी देते हो, अगर आप ट्रैफिक सिग्नल वायलेट करते हो तो आप पेनल्टी देते हो, आप लैंड खरीदते हो तो स्टैंप ड्यूटी देते हो। तो ये सारी चीज़ ना मनी बिल के दायरे के बाहर है, ठीक है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है टैक्सेस में और नॉन टैक्स में, ठीक है, टैक्स और नॉन टैक्स में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो ये होते हैं हमारे मनी बिल। मनी बिल के बारे में और अगर जानेंगे तो ये सिर्फ हम लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, और वो भी बाय अ मिनिस्टर, नॉट बाय अ प्राइवेट मेंबर। प्राइवेट मेंबर इसे इंट्रोड्यूस नहीं कर सकता है। ओके, एंड इसको इंट्रोड्यूस करने से पहले हमें प्रेसिडेंट की परमिशन लगेगी। ओके, एंड जब ये लोकसभा में इंट्रोड्यूस होगा सो ऑब्वियसली राज्यसभा में तो इसे जाना पड़ेगा, लेकिन राज्यसभा के पास बहुत ही लिमिटेड या रेस्ट्रिक्टेड पावर होती है मनी बिल को लेके। जैसे कि जो राज्यसभा है वो इस बिल को अमेंड भी नहीं कर सकता, रिजेक्ट भी नहीं कर सकता, तो फिर बचा ही क्या है, ठीक है। हाँ, कुछ ना कुछ वो अपने रिकमेंडेशन दे सकता है कि यार कुछ सजेशंस दे सकता है, लेकिन वो सजेशंस जो भी होंगे, ठीक है, सजेशंस जो भी होंगे वो कंपलसरीली ऐसा नहीं होगा कि यार लोकसभा को मानना ही पड़ेगा। लोकसभा क्या बोलेगा, चलो ठीक है, सजेशंस आपके सुन लिए, एक कान से सुन लिए और दूसरे कान से निकाल भी लिए, अगर अच्छा लगा तो ऐड कर देंगे, अच्छा नहीं लगा तो नहीं ऐड करेंगे। ओके, सो कितना टाइम होता है राज्यसभा के पास इसे स्टडी करने के लिए? सो 14 दिन होते हैं, सिर्फ और सिर्फ 14 दिन होते हैं। सो ये होता है हमारा कुछ मनी बिल के बारे में। तो आपको समझा होगा कि मनी बिल से रिगार्डिंग राज्यसभा के पास बहुत ही लिमिटेड पावर होती है, लिमिटेड पावर या एब्सोल्युटली नो पावर होती है। सो मनी बिल कैन नॉट बी इंट्रोड्यूस्ड इन द काउंसिल ऑफ स्टेट, दैट इज राज्यसभा। सो यस, इट इज ट्रू, द काउंसिल ऑफ स्टेट हैज नो पावर टू रिजेक्ट और अमेंड द मनी बिल। राज्यसभा उसे अमेंड भी नहीं कर सकता और रिजेक्ट भी नहीं कर सकता। सो दिस इज ऑल्सो ट्रू। द स्पीकर ऑफ द लोकसभा हैज द सोल एंड फाइनल पावर इन डिसाइडिंग वेदर अ बिल इज मनी बिल और अदरवाइज। सो यस, दिस इज ऑल्सो ट्रू, है ना, क्योंकि सोल डिसीजन किसका होता है, स्पीकर का होता है। काउंसिल ऑफ स्टेट मतलब अगेन राज्यसभा हैज नो पावर टू डिस्कस द मनी बिल। अब क्या वो डिस्कस भी नहीं कर सकता क्या? ऐसा तो नहीं है। सो दिस इज द फॉल्स स्टेटमेंट। डिस्कस कर सकता है, डिस्कस करने के बाद ही तो वो कुछ ना कुछ अपने सजेशंस दे सकता है, रिकमेंडेशंस दे सकता है। तो रिकमेंडेशन देना अलाउ है। अब वो रिकमेंडेशन सजेशंस लोकसभा अप्रूव करना है या वो सजेशंस लेना है नहीं लेना है वो तो इसकी मर्जी है, राइट। सो ओनली दिस स्टेटमेंट इज false, so it is incorrect statement, rest all are the correct statement. Then which of the following state has the bicameral legislature? Bicameral legislature का मतलब क्या होता है? जिस स्टेट में दो हाउसेस होते हैं। दो हाउसेस होने का मतलब क्या होता है? आपने सुना होगा, ठीक है, एक तो विधान सभा होता है और विधान परिषद होता है। विधान परिषद, जिस तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट में हम देखते हैं तो हमारा पार्लियामेंट होता है। पार्लियामेंट में अगर दो हाउसेस कौन से होते हैं? आपको पता होगा कि लोकसभा है और एक राज्यसभा है। ठीक वैसे ही कुछ स्टेट्स में भी ऐसे दो हाउस है, ठीक है, एक को हम विधानसभा कहते हैं और विधानसभा में बैठने वाले लोगों को या विधानसभा में जो भी लोग होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। और जो विधान परिषद होता है, ठीक है, इसे क्या कहा जाता है? मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक है, सो इट इज लेजिस्लेटिव असेंबली मतलब विधानसभा, लेजिस्लेटिव काउंसिल मतलब विधान परिषद, इसके मेंबर एमएलए, इसके मेंबर एमएलसी। तो ऐसे कितने स्टेट्स है जहां पे ये दोनों हाउसेस होते हैं? ठीक है, तो ऐसे हमारे इंडिया में
टोटल 6 स्टेट्स हैं। अब ये 6 स्टेट्स कौन कौन से हैं? सो उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश, ये वो 6 स्टेट्स हैं जहाँ पे दोनों हाउसेस हैं, ठीक है। और जहाँ पे भी 2 हाउस होते हैं, ऐसे लेगिस्लेचर को, ठीक है, जैसे यूनियन के लैंग्वेज में हम जो चीज़ पार्लियामेंट होती है, वैसे ही स्टेट के लैंग्वेज में वही चीज़ लेगिस्लेचर कहलाता है, ठीक है। अब पार्लियामेंट में 2 हाउस कौन से हैं? लोकसभा और राज्यसभा। लेगिस्लेचर में 2 हाउस कौन से हो सकते हैं? एक तो कंपल्सरीली लेगिस्लेटिव असेंबली होता है जिसे विधानसभा कहते हैं, और एक क्या होता है? लेगिस्लेटिव काउंसिल जिसे विधान परिषद कहते हैं। अगर से आपको पार्लियामेंट और लेगिस्लेचर को कंपेयर करना है तो आप लोकसभा को कंपेयर करोगे असेंबली से और राज्यसभा को रिलेट करोगे काउंसिल से। क्लियर है? तो यहाँ पे ये चारों स्टेट्स है जहाँ पे ये दोनों हाउसेस होते हैं, ऐसे लेगिस्लेचर को हम बाइकैमरल लेगिस्लेचर कहते हैं, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आप राजस्थान में देखोगे तो यहाँ पे तो 2 हाउसेस है नहीं, सिर्फ एक ही हाउस है, तो राजस्थान को हम क्या कहेंगे? दैट इट हैज यूनिकैमरल लेगिस्लेचर, ठीक है, इसे हम यूनिकैमरल लेगिस्लेचर कहेंगे। सो द करेक्ट आंसर वुड बी ऑल 4, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र एंड कर्नाटका। Next question we have, which one of the following again is not the strength और chief benefit of bicameralism? अब bicameralism होने का कौन सा एक एडवांटेज नहीं है, ठीक है, कौन सा एडवांटेज नहीं है? आप ही सोचो कि हमारे पार्लियामेंट से समझेंगे, ठीक है, इससे समझना इजी है। पार्लियामेंट में हमारे पास लोकसभा है, एक राज्यसभा है, 2 हाउसेस है, मतलब क्या है, जो पार्लियामेंट है वो भी बाइकैमरल है। ओके, सो जो भी चीज़ लोकसभा में अगर हो रही है, ठीक है, लेट्स टेक कि लोकसभा में अभी बीजेपी की मेजॉरिटी है, ठीक है, बीजेपी की मेजॉरिटी, तो बीजेपी जो चाहे वो यहाँ पे कर सकता है, लेकिन इसी को कंट्रोल राज्यसभा कर सकता है या नहीं कर सकता है? बिल्कुल, इसके ऊपर कुछ ना कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगा सकता है। तो ये एडवांटेज होता है हमारे बाइकैमरलिज्म होने का, बाइकैमरल स्ट्रक्चर होने का, ठीक है। तो कौन सा स्ट्रेंथ नहीं कहलाएगा, ये क्वेश्चन ने पूछा है। सो जो सेकंड चैम्बर चेक द फर्स्ट चैम्बर एंड प्रिवेंट मेजॉरिटेरियन रूल, एग्जैक्टली करेक्ट, ठीक है। अगर आप प्रेजेंट सिनारियो देखते हो तो आप इसे रिलेट कर सकते हो। इट चेक्स द पावर ऑफ द एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव का मतलब क्या होता है? हमारे गवर्नमेंट। ओके, सो यस, दिस इज ऑल्सो ट्रू। द सेकेंड चैम्बर कैन एक्ट एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड एट द एंड, इस पे रेस्ट्रिक्शन लगा के वो कॉन्स्टिट्यूशन को ही तो बचा रहा है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन को एक्स्ट्रा पावर मिसयूज होने से बचा रहा है। सो यस, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। इट ऑफन एक्ट्स एज अ चेक ऑन डेमोक्रेटिक रूल, particularly when their members are not elected or indirectly elected। तो देखो यहाँ पे जो वर्डिंग यूज हुई है ना, ये एक नेगेटिव वर्डिंग यूज हुई है, ठीक है। यहाँ पे तो यही बताता है कि जो भी हमारा सेकेंड हाउस है, सेकेंड हाउस जस्ट बिकॉज ऑफ जेलेसी के वजह से इसके ऊपर कुछ ना कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगा रहा है, तो ऐसा नहीं होता है, जस्ट बिकॉज इसके मेंबर यहाँ पे इलेक्ट नहीं हुए। ओके, हेंस जो डी होगा इट इज इनकरेक्ट, सो डी इज इनकरेक्ट हियर। नेक्स्ट वी हैव अ फैक्चुअल क्वेश्चन जो कि आप अपने फैक्ट बुक में ऐड कर सकते हो। द यूज ऑफ इलेक्टर्स फोटो आइडेंटिटी कार्ड एपिक बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वॉज स्टार्टेड बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग ईयर? सो आपको नोट करना है इन द ईयर 1993, ठीक है, 1993 में स्टार्ट हुआ था। और एक फैक्चुअल क्वेश्चन है, इन इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज पॉलिसी? किस मैटर में? इन द मैटर concerning telecommunication, so it is digital communication commission, ठीक है, डिजिटल कम्युनिकेशन कमीशन। सो इतने हमारे क्वेश्चंस आए थे, ऑलमोस्ट हमने देखा है कि 12 क्वेश्चन CDS 2 2022 में आए थे पॉलिटी के, जिसमें के अगर आप बेसिक टॉपिक्स करते हो, ठीक है, करंटली अगर आप ट्रेंड देखते हो तो कमिटीज़ के ऊपर 100% क्वेश्चन आता है, राइट। आपको पार्लियामेंट को अच्छे से समझना है, बाइकैमरल क्या है, यूनिकैमरल क्या है, तो एंड थर्डली फंडामेंटल राइट, DPSP एंड फंडामेंटल ड्यूटी, ठीक है, एटलीस्ट इसको आपने फुल प्रूफ करके जाना है। सो दैट इज ऑल अबाउट टुडेज क्लास। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे CDS 1 2022। टिल देन हैव अ गुड डे, जय हिंद।